हाय एवरीवन, मैं हूँ किरण वर्मा। स्वागत करती हूँ आपका कैरियर प्लानिंग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए प्रोफेशनल एबिलिटी, जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसका जो रेशियो सबसे ज़्यादा है पीआरटी पेपर के अंदर 50 मार्क्स का। ये हमारे 50 क्वेश्चंस आएंगे पीआरटी के अंदर और हम 5 मैराथन करेंगे। एक मैराथन के अंदर हम कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे? हम करेंगे 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन जो हमारी प्रोफेशनल एबिलिटी के अंदर पाँचों यूनिट हैं, उन सभी को कवर करते हुए हम चलेंगे। पाँचों यूनिट के क्वेश्चंस को हमने इन 50 क्वेश्चंस के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। तो ये क्लास जो है हमारी कौन से लेवल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी? जो भी हमारा पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी लेवल है, इन तीनों के अंदर जिसमें भी हमारा प्रोफेशनल एबिलिटी का सब्जेक्ट आता है, उन सभी के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। और जो हमारा चंडीगढ़ जेबीटी वाला पेपर है, चंडीगढ़ जेबीटी का पेपर है, जिसके अंदर पेडागोजी का सेक्शन आता है, तो उसके लिए भी ये क्लास आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी। और जो आपका ये पेपर है डीएसएसबी का, DSSB का, इसके अंदर आपका पीआरटी का जो पेपर आता है, उसके अंदर जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट आता है पेडागोजी का 100 मार्क्स का, उसके लिए भी आपकी ये क्लास जो प्रोफेशनल एबिलिटी है वो आपकी इम्पोर्टेंट रहेगी। तो हमने इस क्लास के अंदर 50 क्वेश्चंस के अंदर जो पीवाईक्यू लिए हैं, उन सभी जो हमने पीवाईक्यू इंक्लूड किए हैं वो आपके इम्पोर्टेंट होंगे। और आपको एक बात और बता दें, जो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी है, इसके अंदर जो आपका सिलेबस है वो केवीएस का सिलेबस आपका दिया हुआ है। केवीएस का जो आपका केवीएस के अंदर पेडागोजी का सेशन था 2022 में, वो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी के अंदर दिया हुआ है। तो हम केवीएस के पीवाईक्यू सोल्व करेंगे। ओके, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चंस के साथ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंसेस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन किड्स? तो क्या कह रहा है कि छोटे बालकों में समृद्धि और विकास पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? यानी कि किसका प्रभाव पड़ता है? पड़ता तो सभी का है, जैसे कि पीयर ग्रोथ का भी पड़ता है, होम एटमॉस्फेयर का भी पड़ता है, सोशल स्टेटस का भी पड़ता है, लेकिन गेम्स एंड एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इन सभी का जो था ना, इसके अंदर वो समावेश हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या आएगा हमारा? खेल एंड माहौल। जैसे कि छोटे बालकों की जो वृद्धि और विकास पर कई कारकों का प्रभाव पड़ता है, जिनमें से खेल और जो माहौल है आपका वो एक महत्वपूर्ण कारक है। खेल बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक और भावनात्मक जो विकास है, हमारे इमोशनल, भावात्मक विकास में सहयोग देता है। खेलने के दौरान बच्चे जो है कई नई नई चीज़ें सीखते हैं और समस्याओं को हल करते हैं और दूसरों के साथ बातचीत भी करते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। इसके अलावा जो हमारा घर का वातावरण है और सामाजिक स्थिति है और समकक्षीय समृद्धि भी बच्चों को प्रभावित करते हैं, लेकिन खेल और माहौल इन सभी को समाहित करता है और बच्चे के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4। तो ये भी हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ही है क्वेश्चन। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फेज इन चाइल्ड्स डेवलपमेंट? क्या बोला है कि बालक के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेज कौन सी है? फिजिकल डायमेंशनल है या फिर मेंटल डायमेंशन है, सोशो इमोशनल डायमेंशन है या फिर मोरल डायमेंशन है? तो बताएं कौन सी होगी सबसे इम्पोर्टेंट फेज? शारीरिक आयाम, मानसिक आयाम, सामाजिक संवेगात्मक आयाम या फिर नैतिक आयाम? देखिए, बालक के विकास में ये सभी आयाम जो हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संवेगात्मक आयाम और नैतिक आयाम, सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन जो सामाजिक संवेगात्मक आयाम है
उसको अक्सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है, क्योंकि यह बच्चे की दूसरे के साथ बातचीत करने की, भावनाओं को समझने की और प्रबंध करने और स्वस्थ संबंध बनाने की जो क्षमता है उसको प्रभावित करता है, और यह आगे चलकर मानसिक और नैतिक विकास को भी प्रभावित करता है। इसीलिए इस जो आयाम है, ये आयाम है सोशो इमोशनल डायमेंशन, ये आयाम जो है सबसे इम्पोर्टेंट माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, एडोलिसेंट यूथ इन स्कूल एक्सपेक्ट्स फ्रॉम टीचर्स। स्कूल में किशोर युवक अध्यापकों से क्या अपेक्षा रखते हैं? बताएं कि जो स्कूल है, स्कूल के अंदर किशोर अवस्था के जो बालक हैं वो टीचर से क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं? कि हमसे घृणा करें? नहीं। टीचर उनसे घृणा करेगी? नहीं। उनसे सहानुभूति रखें? हाँ, थोड़ी बहुत रखते हैं कि उनसे सहानुभूति रखें, ठीक है, पेंडिंग रखते हैं इसको। परानुभूति रखें या उसकी दुख तकलीफ़ को खुद की जगह रखकर समझे, वो होता है परानुभूति। या फिर सामूहिक सहयोग। बच्चे जो हैं वो किशोर बच्चे वो चाहते हैं कि टीचर जो है उनको इमोशनल सपोर्ट करें। तो क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ। सहानुभूति रखते हैं, लेकिन ये इससे ज़्यादा ब्रॉड एरिया रखता है इमोशनल सपोर्ट, ठीक है। तो हम करेंगे ऑप्शन नंबर फोर्थ को क्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशन इफ़ वी डोंट एड्रेस एडोलिसेंस ऑन राइट टाइम इन स्कूल। यदि स्कूलों में सही टाइम पर किशोर बालकों की समस्याओं का निपटारा नहीं होता तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? वे हठी हो जाएंगे? नहीं, वे हठी नहीं होंगे। उनके असामाजिक तत्व के रूप में प्रेरित होने की आशंका है। हाँ बिल्कुल, उनकी सकारात्मक ऊर्जा जो है वो नहीं रहेगी, वो अनयूज हो जाएगी। वे जीवन में गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर आएगा कि वो असामाजिक तत्व के रूप में परिणत होने की उनकी आशंका है, यानी कि उनकी समस्याओं को सही से निस्तारण नहीं किया गया तो वो असामाजिक कार्य करने लग जाएंगे, यानी कि जो अनैतिक कार्य है वो काम करने की उनकी आशंका बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारा 2। ये हमारा समवृद्धि है, ये समवृद्धि से है ये, ठीक है, समवृद्धि। समवृद्धि और विकास में आप कैसे विभेद करेंगे? तो बताएं आप वृद्धि और विकास में आप कैसे डिफरेंस करेंगे? वृद्धि गोचर होती है और विकास अगोचर होता है। दोनों ही क्या होते हैं? ये गोचर होते हैं। तो क्या बोला है, वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास गुणात्मक होता है। वृद्धि गुणात्मक होती है और विकास मात्रात्मक होता है। तो बताएं क्या आएगा? इंग्लिश में देखेंगे गोचर क्या होता है। ग्रोथ जो है, ग्रोथ इज विजिबल और डेवलपमेंट इज नॉट विजिबल। ये विजिबल है इसका गोचर का मतलब, या बोथ आर विजिबल। तो ये आएगा जो ग्रोथ है हमारी, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव। ग्रोथ जो है वो हमारी क्वांटिटेटिव होती है, सही बात है। और जबकि विकास जो है वो हमारा क्या होता है, क्वालिटेटिव, गुणात्मक होता है। वृद्धि मात्रात्मक होती है और विकास गुणात्मक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बाल मनोविज्ञान में विकास की क्या भूमिका है? तो बताएं विकास की क्या भूमिका है? यह लक्ष्य निर्धारण करने में सहायक है। इससे अधिगम के लिए तत्परता निर्धारित होती है। इससे व्यवहार निर्धारित होता है, या फिर इससे स्मृति का संवर्धन होता है। तो विकास की क्या भूमिका है बाल मनोविज्ञान में, बताना है आपको।
तो विकास क्या करता है, जो बच्चे की उंगलियां हैं उनका विकास होगा, ठीक है। विकास होने के बाद वो सीखने के लिए क्या हो जाएंगे, तत्पर हो जाएंगे कि उसको हम स्कूल में भेजेंगे बच्चे को। उसकी उंगलियों का विकास हो गया कि वो पेन उठाना सीख गया, उसकी हाथों का कोऑर्डिनेशन सही से होने लगा, तो उसकी जो उंगलियां हैं वो अच्छे से डेवलप होगी। तो उसके बाद ही हम अधिगम के लिए उसको भेजेंगे स्कूल में। तो क्या आएगा, आंसर नंबर आएगा हमारा 2। इससे अधिगम के लिए तत्परता निर्धारित होती है। आपके अनुसार अवसादग्रस्त युवक के लिए विद्यालय प्रबंधन को क्या करना चाहिए? तो बात कर रहा है इधर कि स्कूल मैनेजमेंट जो है वो डिस्टर्ब्ड जो यूथ हैं उनके लिए क्या करेगा। उसके लिए विद्यालय में प्राथमिकता के आधार पर व्यावसायिक परामर्शदाताओं की नियुक्ति करेगा, यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल काउंसलर इन स्कूल ऑन प्रायोरिटी। विद्यालय में निष्कासन, यानी कि विद्यालय से ही उनको निकाल देगा, नहीं। अध्यापकों द्वारा सामान्य तौर पर परामर्श, अगर अध्यापक ही उनको परामर्श दे पाते तो यहाँ विद्यालय स्कूल मैनेजमेंट तक बात ही नहीं पहुँचती, नहीं। माता पिता का हस्तक्षेप नहीं, हम इसमें पेरेंट्स इंटरवेंशन नहीं करेंगे, माता पिता का कोई हस्तक्षेप की बात भी नहीं है। तो क्या बोला है कि स्कूल मैनेजमेंट डिस्टर्ब्ड बच्चों को क्या करेगा, उनके लिए अपॉइंटमेंट करेगा जो प्रोफेशनल काउंसलर होते हैं स्कूल के अंदर, ठीक है। तो आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1। द बाइलिंगुअल प्रोफिशिएंसी फैसिलिटीज डैश अमंग चाइल्ड। द्विभाषिक प्रवीणता के फलस्वरूप बालकों में क्या प्रोद्भूत होता है। तो बताएं क्या आएगा इसका आंसर। ये बोला है कि कोई बालक है, उसने 2 भाषाएं सीख ली, तो उसके लिए कहाँ पर ये मदद करेंगी। तो एडेप्टेशन इन सोसाइटी, हाँ बिल्कुल, सोसाइटी में एडेप्टेशन करने के लिए मदद करेंगी। कॉग्निटिव ग्रोथ होएगी उसकी, हाँ बिल्कुल। कम्युनिकेशन एबिलिटी आएगी उसकी, और डाइवर्जेंट थिंकिंग उसकी डेवलप होगी, हाँ। तो इसके तीनों ही ऑप्शन सही है। तो ये क्वेश्चन जो है ये ड्रॉप कर लिया था। समाज में अनुकूलन करेगा बच्चा, संज्ञानात्मक विकास उसका होगा, संप्रेषण क्षमता उसकी विकसित होगी, और जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है, अपसारी चिंतन उसका डेवलप होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, हाउ टू डील विद जुवेनाइल डेलिक्वेंसी इन स्कूल। विद्यालय में किशोर अपराध से कैसे निपटा जा सकता है। तो ऑप्शन है बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस, हाँ बच्चे को अवेयरनेस है कि ये सही है, ये उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, लेकिन वो अपने आप समझ नहीं सकता। बालक को नैतिक और सामाजिक सहयोग देकर, यानी कि बाय एक्सटेंडिंग मोरल एंड इमोशनल सपोर्ट टू द चाइल्ड, हाँ बिल्कुल। थ्रू को करिकुलर एक्टिविटी, हाँ इससे तो कुछ नहीं होगा क्योंकि इसमें तो खेलना कूदना वगैरह आ गया। को करिकुलर एक्टिविटी जितनी भी होती है उससे तो आप किशोर अपराध को नहीं रोक सकते। मेडिकल हेल्प की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारा 2। बच्चे को किसकी ज़रूरत है यहाँ पर, इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है यहाँ पर, ओके। तो किशोर अपराध जो है वो कैसे निपटा जा सकता है, उसे बालक को नैतिक और सामाजिक सहयोग देकर। द स्कूल लीडर मस्ट इनकरेज, जो आपका स्कूल का लीडर है निम्नलिखित में से किसे प्रोत्साहित करना चाहिए। आपको किसको प्रोत्साहित करता है। स्कूल में पुस्तक की दुकान खोलना नहीं, जो आपका स्कूल का जो लीडर है वो कहता है कि उसको किसको सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि किसको इनकरेज करना चाहिए। तो दुकानों को करेगा नहीं, माता पिता को स्कूल की गतिविधियों में भाग लेना,
हाँ ठीक है, कर ले, किसी के पेरेंट्स ज़्यादा बिजी हैं तो ठीक है देख लेगा, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। कक्षा में अध्यापक की स्वायत्तता, या फिर विद्यालय में स्कूल के कार्यक्रमों में भागीदारी। तो स्कूल लीडर का काम है कि क्लास में जो टीचर है उसको स्वायत्तता दे कि वो अपनी मर्ज़ी से पढ़ाए, कोई भी टीचिंग एड का यूज करे, कोई भी मेथड है वो यूज़ कर सकता है, बच्चों की रुचि को जानकर उनके अकॉर्डिंग कैसे भी वो पढ़ा सकता है। विद्यार्थियों की स्कूल के कार्यक्रमों में भागीदारी, हाँ बिल्कुल, कि स्कूल लीडर ये सुनिश्चित करे कि बालक जो हैं वो क्लास में स्कूल में के कार्यक्रमों में पार्टिसिपेट करें, ये भी सही बात है। तो इसके ऑप्शन 2 निकलेंगे, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज़ द एसेंशियल फीचर ऑफ गुड टाइम टेबल इन स्कूल। स्कूल के अंदर गुड टाइम टेबल का क्या फीचर है, मतलब कि क्या विशेषताएं बतानी है, ठीक है। तो कठोरता नहीं कि इसी टाइम ये होगा, नहीं, अगर कोई टीचर नहीं आया तो हम उसकी जगह पर किसी दूसरे टीचर की भी क्लास लगा सकते हैं। तो रेजिडिटी नहीं होनी चाहिए। अवकाश का समय नहीं, हम अवकाश का समय क्यों लगाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ बिल्कुल। मनोरंजन की भी कोई बात नहीं है इधर, रिक्रिएशन की, ठीक है। तो स्कूल में उत्तम समय सारणी की क्या अनिवार्य विशेषता रहेगी, तो क्या रहेगी, लचीलापन की। स्कूल की जो टाइम टेबल है वो लचीला हो, अगर कोई टीचर क्लास में नहीं आया तो उसकी जगह पर हम दूसरे टीचर की ड्यूटी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, द मेन पर्पज ऑफ स्कूल सुपरविजन इज़। स्कूल पर्यवेक्षण का मुख्य प्रयोजन होता है कि जो स्कूल की देखभाल करता है कि कैसे क्या करना है, तो उसका क्या मेन पर्पज होता है। फॉल्ट निकालें, कि वो कहीं पर भी फॉल्ट निकालने लग जाए, नहीं। तो वो कर्मचारियों को क्या करे, वो द सजेस्ट नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स टू स्टाफ, कर्मचारियों को अहम मौद्रिक सुविधाएं सुलझाना, नहीं, उसको कोई भी ये नहीं करना काम। टू डायरेक्ट फॉर एक्सीलेंट एकेडमिक परफॉर्मेंस, नहीं, उसको कोई भी जो उत्कृष्ट अकादमिक परिणाम के लिए निर्देश देने की भी ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर वो क्या करेगा, जो स्कूल पर्यवेक्षण है वो कर्मचारियों और विद्यार्थियों की सहायता करेगा और उन्हें क्या करेगा, प्रोत्साहन करेगा। द आइडियल लेसन प्लान शुड हैव, जो आदर्श हमारी पाठ्य योजना है वो कैसी होनी चाहिए, जिसके अंदर कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या बताएं। जो पाठ्य योजना जो बनाते हैं टीचर, लेसन प्लान बनाते हैं, उसकी वो कैसा होना चाहिए। कि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या को डिसाइड करे, नहीं, संख्या की कोई बात नहीं है। पाठ्य योजना की बात बोल रहे हैं कि वहाँ पर टीचिंग एड का, हाँ टीचिंग एड का यूज करेगा, लेकिन ये नहीं है कि सारे टीचिंग एड ही लगाएगा इधर। ये है कि यहाँ पर वो वेल डिफाइंड लर्निंग आउटकम्स, यानी कि लर्निंग आउटकम्स को डिफाइन करेगा। लेसन प्लान है उसके अंदर कि उसको क्या चीज़ पढ़ानी है। बच्चे को कम से कम हम गुणा तो सिखाएं, जोड़, जैसे कि FLN हमारा आया है, FLN, कि वहाँ पर बच्चे को हम लैंग्वेज और जो न्यूमेरेसी और जो हमारी वो जो हमारा लैंग्वेज हो गया, न्यूमेरेसी हो गया और फाउंडेशन, वो उसका स्ट्रॉन्ग करें। यानी कि बच्चे को हमें लर्निंग आउटकम सिखाना है, और इसके अंदर ही हमारी टीचिंग एड्स आ जाएगी। तो ये हमारा ब्रॉड है, तो हमारा ऑप्शन नंबर आएगा, ऑप्शन नंबर 4। थिंकिंग प्रोसेस क्या है, किससे रिलेटेड है थिंकिंग प्रोसेस। अफेक्टिव, ये तो आपके इमोशन से हो गया। तो थिंकिंग प्रोसेस जो है, सोचने का काम, वो हमारा कॉग्निटिविज्म से रिलेटेड है। सबको पता है, ये आसान क्वेश्चन है। संज्ञानवादी, साइकोमोटर, जो कि आपके ये हैंड आई की कोऑर्डिनेशन, मसल्स के जो कोऑर्डिनेशन होते हैं उससे रिलेटेड है। इमोशनल डोमेन्स, जो हमारा संवेग से रिलेटेड हो गया। तो क्या आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, यूज ऑफ ICT टूल्स इन क्लासरूम इन्हांस,
यानी कि आप क्लासरूम के अंदर आईसीटी टूल्स का यूज करेंगे तो उससे क्या बढ़ेगा? एकांत होगा, मोनोटोनी होगा? नहीं। डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी? नहीं। तो उससे क्या होगा? रिटेनिंग ऑफ लर्निंग, जो अधिगम को आप याद रखने की जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी। आईसीटी से अलग अलग आप चित्र देखोगे, अच्छे से समझोगे। ठीक है, रिटेनिंग ऑफ लर्निंग एंड हाँ, लर्निंग के अंदर इंटरेस्ट भी बनेगा। तो हमारे ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम, हाउ कैन वी इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन स्कूल। कि स्कूल के अंदर आप कैसे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। रेगुलर कंडक्ट ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर टीचर्स, थ्रू इंसेंटिव टू टीचर्स, रेगुलर सुपरविजन, बेटर क्लासरूम कंडीशंस। बताएं क्या आएगा? तो कक्षाओं को हमें बेहतर बनाने से टीचिंग लर्निंग का कोई यहाँ से डायरेक्ट लिंक नहीं है, ये गलत है ऑप्शन। कि क्लासरूम की कंडीशंस को सुधार देंगे तो क्या उससे आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुधर जाएगी? नहीं। आप रेगुलर आप देखते रहेंगे तो वो सही हो जाएगी आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर आप टीचर्स को अच्छी तनख्वाह देंगे या फिर अच्छी और राशि देंगे तो उससे सही हो जाएगी? नहीं। उसके लिए ज़रूरी है कि टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए जिससे वो अपने टीचिंग स्किल्स के अंदर इम्प्रूव करें और जो टीचिंग लर्निंग आपकी प्रोसेस है उसमें सुधार करें। तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारा, ऑप्शन नंबर आएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्कूल शिक्षा में टीएलएम का मतलब क्या होता है? टीचिंग टीएलएम, तो इसका मतलब होगा टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीचिंग लर्निंग मटेरियल, तो इसकी फुल फॉर्म पूछी है। क्लास में प्रेक्षण का प्रयोजन है। एक बार इसको आप इंग्लिश में देखेंगे कि आप क्लासरूम के अंदर क्या ऑब्जर्व करोगे। आप जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है वो नहीं, ये हमारा काम नहीं है टीचर का। अधिगम के स्तरों का मापन करेंगे कि हमने कितना लेवल तक वो कर लिया, मापन नहीं करना हमने, ऑब्जर्वेशन करना है। इधर ऑब्जर्वेशन के अंदर आएगा हम अध्यापन और अधिगम, यानी कि टीचिंग और लर्निंग के अंदर कितना हमें इम्प्रूव करना है वो देखेंगे, ना कि हम अपना इवेलुएट करेंगे टीचर परफॉर्मेंस को। तो हम क्या करेंगे, क्लासरूम के अंदर क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम जो टीचिंग लर्निंग है उसको हम इम्प्रूव करेंगे कि हम उसको और कैसे बेहतर बना सकते हैं जिससे बच्चे को अच्छे से समझ में आए। द पनिशमेंट गिवन टू द चाइल्ड इन स्कूल शुड बी, विद्यालय में बालक को दिया गया जो पनिशमेंट है वो कैसा होना चाहिए? वो होना चाहिए आपका सुधारात्मक, जिससे अगर बच्चे ने अगर बच्चा ऐसे लिख रहा है तो आप उसको बोलोगे 10 बार आपको लिखना है, तो आपने पनिशमेंट का दंड क्यों दिया? जिससे आपने 10 बार लिखने के लिए बोला कि आप ऐसे लिखो 4, ठीक है, 10 बार, ताकि उसकी गलती जो है सुधारी जाए। प्राचार्य को अपने शिक्षकों का उत्तम मानसिक स्वास्थ्य कैसे सुनिश्चित करना चाहिए? कि जो प्रिंसिपल है उसको टीचर का उत्तम मानसिक, यानी कि उसका मेंटल हेल्थ को चेक करना है, तो वो कैसे चेक कर सकता है? नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से अध्यापकों की व्यक्तिगत समस्याओं के बारे में उनसे नियमित वार्तालाप के माध्यम से, स्वास्थ्य संबंधी कार्यशालाओं में भाग लेकर, या फिर चिकित्सा परामर्श के माध्यम से। तो बताएं, टीचर जो प्रिंसिपल है वो टीचर्स का मेंटल हेल्थ कैसे चेक कर सकता है? तो वो उनसे बातें करके और उसकी जो समस्याएं हैं, व्यक्तिगत समस्याएं हैं, उनको जानकर वो प्रिंसिपल देख सकते हैं उनकी मेंटल हेल्थ कैसी है। तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, हु हैज़ टू टेक लीडिंग रोल इन एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज इन स्कूल सिस्टम, स्कूली व्यवस्था में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण में निम्नलिखित में से किसी अग्रणी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। यानी कि स्कूल की व्यवस्था में स्कूल की व्यवस्था, यहाँ पे ध्यान देना, में मानसिक स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या है उसका निवारण करने के लिए
करने के लिए तो स्कूल को ही आगे आना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल की ही समस्या है तो स्कूल ही सोल्व करेगा ना उसको। तो ऑप्शन नंबर 4, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निवारण में विद्यालयों की बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती ये है कि यहाँ पर प्रोफेशनल जो आपके एक्सपर्ट हैं, प्रोफेशनल जो एक्सपर्ट हैं वो नॉन अवेलेबिलिटी होती है, कि वो वहाँ पर स्कूल के अंदर नहीं होते। ये सबसे बड़ी चैलेंजेस आती है स्कूल के अंदर समस्या को समाधान के लिए, जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को सोल्व करने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है ये। आगे क्वेश्चन करेंगे हम, विच एक्ट प्रोवाइड्स इक्वेलिटी एंड फुल पार्टिसिपेशन टू दिव्यांग? किस अधिनियम में दिव्यांगजन की समानता और पूर्ण भागीदारी का उपबंध किया गया है? क्या आएगा? वो है हमारा ऑप्शन नंबर 1 और 2, 1995 एंड 2016 के अंदर ये हमारा दिव्यांगों की जो समानता है उसकी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित कर दी थी। पूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन TQM में किस तत्व पर बल दिया गया है? फुल फॉर्म होती है इसकी, T से होगा आपका टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ये क्या करता है? ये आपकी निर्गम होता है आपका आउटपुट, और जो ये आदान होता है ये होता है आपका इनपुट। उपकरण टूल्स होते हैं, और प्रक्रियाएं जो होती है वो हमारी होती है प्रोसेस। तो ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो क्या करता है? ये प्रोसेस करता है और आउटपुट भी देता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 और 4 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन मेनली एसोसिएटेड विद, किससे रिलेटेड है ये? बताएं किससे संबंधित है? समावेशी शिक्षा किससे रिलेटेड है? ये दिव्यांगजन, यानी कि जो दिव्यांगजन बालक हैं उनको जोड़ना सामान्य बालक के साथ, ताकि उनमें हीन भावना ना आए, ताकि वो सभी बच्चों की तरह नॉर्मल बिहेव करें और उनके साथ एडजस्ट हो सकें। तो इसीलिए समावेशी शिक्षा चलाई गई है, ताकि दिव्यांगजन बालक सामान्य बालकों के साथ जुड़ सकें एक सामान्य धारा से। स्कूल शिक्षा में अप्रकट पाठ्यचर्या क्या है? हिडन करिकुलम क्या होता है? हिडन करिकुलम, तो हिडन करिकुलम आपका होता है कि जो आपका करिकुलम के अंदर डिफाइन नहीं होता। जैसे कि आपकी मोरल वैल्यू लगा लो, स्कूल के अंदर आपको सिखाया जाता है कि आपको सुबह उठती है अपने मम्मी पापा को प्रणाम करना है, या फिर अगर आपको कोई एनिमल्स बर्ड्स दिखें, उसको कुछ प्यास लगे उसको पानी पिला दें, तो ये जो है आपका करिकुलम के अंदर नहीं लिखा हुआ। तो ये क्या आता है? हिडन करिकुलम के अंदर आती हैं आपकी ये बातें। तो पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या से परे मूल्यों का शिक्षण, हाँ सही है। जो पाठ्यक्रम यानी कि करिकुलम और जो आपकी सिलेबस है उसके अंदर जो नहीं है, उससे परे जो मूल्य है उनका जो शिक्षण होता है वो क्या होता है? आपका अप्रकट पाठ्यचर्या के अंदर आएगा। तो अवकाश के पीरियड में प्रयुक्त पाठ्यचर्या नहीं, समयाभाव के कारण शामिल नहीं हुई पाठ्यचर्या नहीं, परिभाषाओं के लिए जोर दी जाने वाली पाठ्यचर्या नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, स्कूल में नियमित अध्यापकों के अलावा बालक के विकास में किसकी निर्णायक भूमिका होती है? स्कूल के अंदर अध्यापकों की तो होती है, ठीक है, रेगुलर टीचर्स की भूमिका के अलावा बालक के विकास में और किसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है? बताएं। और होती है स्कूल के अंदर, बोला है स्कूल के अंदर पेरेंट्स तो आएंगे नहीं,
स्कूल नर्स की भी नहीं होती है, तो कोई अगर किसी को फर्स्ट एड की नीड है तभी आएंगी। प्रिंसिपल से ज़्यादा इनकी ज़रूरत होती है प्रोफेशनल काउंसलर। अगर टीचर्स क्लास में कोई प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाए तो उनको जो है प्रोफेशनल काउंसलर के पास लेकर जाया जाता है ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। तो क्या आएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, दिव्यांगजनों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ लेने के लिए अर्हक होने के निमित्त न्यूनतम कितना प्रतिशत दिव्यांगता होनी चाहिए? कितनी प्रतिशत होनी चाहिए? आपको जो सरकार जो आपको सुविधाएं देती है उसको लेने के लिए आपको कितने परसेंट यानी कि एलिजिबिलिटी के लिए आपको कितने परसेंट न्यूनतम कितनी कम से कम दिव्यांगता होनी चाहिए? तो वो है आपकी 40%। 40% आपकी दिव्यांगता या फिर डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आप सरकार द्वारा जो दी जाने वाली सुविधा है उसका आप लाभ उठा सकते हैं। व्हाट इज़ डिस्प्रेक्सिया इन लर्निंग? डिस्प्रेक्सिया क्या होता है? डिस्प्रेक्सिया होती है कि आपको जो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाते मसल्स का, तो ये क्या आएगा आपका कोऑर्डिनेशन का काम पर होल्ड मसल कंट्रोल, पेशियों को नियंत्रित करने की जो आपकी क्षमता है वो नहीं होती किसमें? डिस्प्रेक्सिया के अंदर। देखने की क्षमता तो आपकी डिसलेक्सिया के अंदर, डिसलेक्सिया। संख्याओं की पहचान ये आपके डिसकैलकुलिया के अंदर आ जाएगा, डिसकैलकुलिया। अधिगम की क्षमता कि पढ़ने की क्षमता नहीं है, तो उसके अंदर तो आपकी अलग अलग होगी, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रेक्सिया। तो क्या आएगा आपका डिस्प्रेक्सिया किससे रिलेटेड है? जहाँ पर आपका मसल्स का कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाता। पड़ोस के स्कूल में युग्मन का क्या लाभ है कि साइड में पड़ोस के अंदर एक स्कूल ये है यहाँ पर और एक स्कूल ये है, तो उससे दोनों को क्या बेनिफिट होगा? टूर्नामेंट का आयोजन। स्कूल कहाँ से टूर्नामेंट करवाएंगे, ये तो सरकार का काम है। सेमिनार आयोजन, हाँ करवा सकते हैं सेमिनार, लेकिन ज़्यादा बेनिफिट नहीं है इसका। वित्त की सांझे, पैसे का कोई है नहीं इधर, गवर्नमेंट स्कूल है दोनों। संसाधन और ज्ञान का विनिमय, हाँ ये है कि यहाँ पर नॉलेज और जो रिसोर्सेज है उसका आप एक्सचेंज कर सकते हो कि स्कूल में ये चीज़ नहीं है तो आप स्कूल में ले आए यूज करने के लिए, यहाँ पर ये चीज़ नहीं है तो आप यहाँ पर लेकर जा सकते हैं। कि स्कूल में आपका कोई टीचर नहीं है तो आप इधर भी क्लास लगा सकते हैं कि हमारे इधर टीचर नहीं है, तो आप ज्ञान का भी जो एक्सचेंज है वो कर सकते हैं। विच टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल सूट्स टू स्कूल सिस्टम? स्कूल प्रणाली में उपयुक्त नेतृत्व शैली है, तो बताएं स्कूल के अंदर कौन सी आपकी लीडरशिप स्टाइल होगी? तो बताएं कौन सी शैली सबसे बढ़िया रहेगी स्कूल के लिए, कौन सी लीडरशिप? ऑथोरिटेटिव, हाँ ये है, ये जो है नेगेटिव है लीडरशिप, यानी कि एक बंदे की चलेगी सभी के ऊपर। पीस सेटर लीडरशिप, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है उच्च प्रदर्शन मानकों पर केंद्रित होती है, जो कि ज़्यादा दबाव बना देती है फिर जो नीचे के बंदे होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, हाँ ये बहुत अच्छी है स्कूल के लिए, क्योंकि इसके अंदर छात्र और जो टीचर हैं उन सभी को क्या करती है, ये प्रेरित करती है। और जो टीचर है वो अपने दृष्टिकोण या फिर जो बच्चा है उसके दृष्टिकोण और वो जो उसके व्यक्तिगत विकास है उस पर भी ध्यान देती है, जिससे एक सकारात्मक और उत्पादक सीखने का माहौल बना रहता है। तो ये जो आपकी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप है, रूपांतरणकरण शैली है जो आपकी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसके लिए? स्कूल सिस्टम के लिए। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे स्कूल में सुधार लाने के लिए स्कूल के नेता में कौन सा गुण होना चाहिए? विजन का गुण होना चाहिए, जिससे वो ओवरऑल विजन कर सके क्या चल रहा है, क्या उसको करना है। व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मॉर्निंग असेंबली इन स्कूल? मॉर्निंग असेंबली से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे?
बालकों में अनुशासन को बढ़ावा देना? नहीं। बालकों में सामाजिक मूल्य को विकसित करेगा कि बच्चा थॉट बोलेगा, न्यूज़पेपर के अंदर जो जो अच्छी बातें आएंगी, थॉट लगा लो, कहानी और न्यूज़ वगैरह, जिससे बच्चे के अंदर सामाजिक मूल्य का विकास होगा। द स्टूडेंट्स विल डेवलप सोशल वैल्यूज़। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर आएगा हमारा 2। पार्ट ऑफ टाइम टेबल नहीं, इस जो मॉर्निंग असेंबली है वो टाइम टेबल के अंदर नहीं आती। ट्यून्स डेज प्रोग्राम, दैनिक कार्यक्रमों में तालमेल बिठाना? नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा स्कूल के विकास के लिए, ये यहाँ पर है आपका स्कूल के विकास के लिए मुख्य व्यक्ति हो सकता है। मुख्य व्यक्ति कौन है? स्कूल का प्रिंसिपल होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। स्कूल डेवलपमेंट प्लान एम एट, स्कूल डेवलपमेंट प्लान है, उसका लक्ष्य क्या होता है? कि सिर्फ शिक्षा, खेल शिक्षा को बढ़ावा देना? नहीं। स्कूल डेवलपमेंट प्लान तो ओवरऑल स्कूल को की बात करेगा ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्कूल का ऑल राउंड डेवलपमेंट कैसे किया जाए। एकेडमिक एक्सीलेंस नहीं, ओनली इस पर भी ध्यान नहीं देना। एक्विजिशन ऑफ एसेट, इसका भी ध्यान नहीं रखना। तो ओवरऑल बात करेगा। पाठ्यचर्या की अनिवार्य विशेषता क्या है? पाठ्यचर्या या करिकुलम की विशेषता क्या है? उसकी विशेषता है, पाठ्यक्रम की विशेषता क्या रहेगी? पाठ्यक्रम चुनौतीपूर्ण हो, सार्थकता उसमें, बजट हो, या फिर श्रेय दृश्य उपकरणों की गुंजाइश हो। तो क्या आएगा? जो हमारी पाठ्यक्रम है उसकी विशेषता क्या रहेगी? एक अच्छी पाठ्यचर्या की विशेषता होती है कि वो छात्रों और समाज की बदलती जो ज़रूरत है उनको पूरा करे, उनके लिए वो क्या होनी चाहिए? सार्थक होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करिकुलर कंपोनेंट, निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या का घटक है? पाठ्यचर्या का घटक बताना है। गार्डन नहीं, खेल का मैदान भी नहीं है, कक्षा आर्ट रूम भी नहीं है, इसमें वैसे भी बच्चे ड्राइंग करने चले जाते हैं, जैसे खेलने के लिए खेल का मैदान हो गया, पाठ्यचर्या का घटक नहीं है, गार्डन भी नहीं है। तो ये क्या है? मैथ का क्लब, यानी कि मैथ की जो जहाँ पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहाँ पे इसके अलग अलग शेप के 2D 3D या फिर अलग अलग इसके मैथ के लिए आकार के जो मॉडल्स लगा लो, मैथ का जो क्लासरूम होता है उसके अंदर मैथ से रिलेटेड हम सीखते हैं बातें। करिकुलम कंपोनेंट का कौन सा पार्ट है ये? मैथ क्लब्स। स्कूल और समुदाय के बीच सेतु का कार्य कौन करता है? तो कौन करता है ये? स्कूल और जो कम्युनिटी है, स्कूल और कम्युनिटी का जो ब्रिज है वो कौन है? विद्यार्थी है। व्हेन वाज राधा कृष्णन कमीशन अपॉइंट, राधा कृष्णन कमीशन है वो कब आया था? वो कब आया था? वो 1948 में आया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में किस वर्ष तक प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त करने का प्रस्ताव दिया गया था? कि जो NEP 2020 है कब तक FLN का लक्ष्य पूरा करने की बात बोलता है? वो बोलता है 2025 तक। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। तो NCF 2005 फोकस ऑन। NCF 2005 किसकी बात करता है? बताएं। NCF 2005 बात करता है लर्निंग विदाउट बर्डन की, कि शिक्षा जो है बोझ के बिना हो। ये कमेटी किसने लाई? कौन लेके आया था? एक प्रोफेसर यशपाल लेके आया था NCF 2005 की। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सामाजिक आर्थिक रूप से अपेक्षित जनसंख्या वाले क्षेत्रों में कितना टीचर और स्टूडेंट का रेशियो निर्धारित किया गया? तो कितना किया गया है वो? 25:1। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्राथमिक शिक्षा में निम्नलिखित में से किसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? किसको दी गई है? प्राथमिक शिक्षा के लिए सभी बच्चों को क्या आना चाहिए? कि प्राथमिक शिक्षा
का जो बालक है क्लास 3 तक वो पाठ को लिख सके और पढ़ सके और संख्याओं के बारे में वो जानकारी रखता हो, ठीक है, कि भाषा भी आए उसको और संख्या ज्ञान भी आए। तो किसकी बात करता है? प्राथमिक स्तर तक ये चीज़ें आनी चाहिए। FLN बात करते हैं, FLN फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पाठ्यचर्या के लिए कौन सी रूपरेखा की बात करती है? आप याद रखिए 5 3 स्क्वायर 4, 5 3 + 3 + 4। 5 के अंदर आ जाएगा आपका LKG UKG फर्स्ट सेकंड, नर्सरी आएगा इसमें, नर्सरी, ठीक है। थर्ड के अंदर आपका आ जाएगा 5 + 3, 3 के अंदर आएगा आपका थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास और फिफ्थ क्लास। थर्ड के अंदर फिर आ जाएगा आपका 6th 7th और 8th। वो 4 इसके अंदर आपका आ जाएगा 9th 10th 11th और 12th। ये आपकी पाठ्यचर्या की रूपरेखा है, स्ट्रक्चर आपकी पाठ्यचर्या की नई रूपरेखा। 5 + 3 + 3 + 4। उस कमेटी का नाम बताएं जिसने फ्री एडमिशन की बात की है। तो किसने की है ये? सार्जेंट, जो आपकी रिपोर्ट आई थी उसने स्कूल के अंदर निर्बाध प्रवेश का सुझाव दिया है कि बच्चों की जो है वो एडमिशन फीस जो है ना ले, फ्री में एडमिशन करवाएं जिससे बालक ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल में आए। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। शिक्षा का अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009 निम्नलिखित में से क्या उपबंध, उसका क्या लक्ष्य है? तो बताएं। 5वीं कक्षा तक कोई प्रगति रोग नहीं। इसमें बात करेगा 8वीं कक्षा तक हम बच्चे को फेल नहीं करेंगे, नो डिटेंशन पॉलिसी, ठीक है, ये बात सही है। RT एक्ट 2009 कहता है ये। और दो भी सही है कि 8वीं तक बच्चे की कोई फीस नहीं लगेगी। तो ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। NCF 2005 किस पर फोकस करता है? चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, बच्चे खुद से करके सीखें, और लर्निंग विदाउट बर्डन। हु प्रिपेयर्ड NCF 2005? हु प्रिपेयर्ड NCF 2005? तो किसने जो NCF 2005 प्रिपेयर की थी वो की थी NCERT ने। लास्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट डू यू मीन बाय कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग इन क्लासरूम? क्लास के अंदर दक्षता आधारित शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है? दक्षता आधारित शिक्षण से अभिप्राय है कि आप बताएं कार्यकलाप आधारित शिक्षण, बालकों का विषय विशेष में दक्षता के न्यूनतम स्तर की प्राप्ति, रटन अधिगम से स्व अधिगम में अंतरण, या फिर अध्यापक केंद्रित उपागम। तो क्या आएगा आपका? क्लास में दक्षता आधारित शिक्षण से अध्यापक केंद्रित उपागम की बात नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है हमें, रटने की बात भी नहीं है, ये भी नेगेटिव वर्ड है ये। कार्यकलाप आधारित, यहाँ पर कोई आप कार्यकलाप एक्टिविटी नहीं करवा रहे। तो बालकों का विषय विशेष में दक्षता के न्यूनतम स्तर की बात की है कि बालक को ये न्यूनतम मिनिमम ये तो आप उसको आना ही आना चाहिए, ठीक है। तो आपका ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड टीचिंग कहता है कि FLN जैसे कि NCF NEP 2020 बात करती है FLN की कि बच्चे को लैंग्वेज भी आनी चाहिए और न्यूमेरेसी भी आनी चाहिए, कम से कम 3rd क्लास के बच्चे को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आएगा हमारा 2, अटेनमेंट ऑफ मिनिमम लेवल्स ऑफ कॉम्पिटेंसी इन गिवन सब्जेक्ट बाय द चिल्ड्रन। तो हमारे आज के 50 क्वेश्चन हो गए हैं। तो हमने 50 क्वेश्चंस को कवर किया है आज क्लास में। तो कल की क्लास में हम और हमारे 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। ओके, तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप KVS के लिए तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप ये PYQ लगाएं जिससे आपकी को पता लग जाए कि क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं।
तो आप रेलवे का पेपर देने से पहले एक बार ये क्लास ज़रूर करें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे। ओके।